Welcome friends. Today we'll discuss one of the topic which is in current affair. It is IMEC versus BRI. India, Middle East, Europe Economic Corridor versus Belt and Road Initiative. Is it a quest for global dominance? Let's discuss in detail. Now, we will discuss कि IMEC न्यूज में क्या है एग्जैक्टली IMEC, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, यूरोप को क्यों फायदा होने वाला है, यूएस को क्या फायदा है, एंड ऑब्वियसली क्या ये इतना आसान है या इसके सामने भी कोई चैलेंजेस है. देन वी विल डिस्कस ऐसे पहले भी कोई इनिशिएटिव था BRI, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड द वीडियो. सो दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 2 एज वेल एज पेपर 3 ऑफ UPSC. नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल. ना G20 का मीटिंग रिसेंटली इंडिया में हो चुका है और इस मीटिंग में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है एंड दैट इज रिगार्डिंग इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर. कब हुआ ये? सितंबर 9, 2023 न्यू दिल्ली में. मैप यहां पे हर जगह पे आपको दिखेगा. ये साइन किया गया है किसके बीच में? इंडिया, UAE, सऊदी, US एंड यूरोपियन यूनियन. और ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन के तीन मेजर कंट्रीज, दैट इज फ्रांस, जर्मनी एंड इटली. देन यू में से किसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इज नॉट ओनली इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक इज नॉट द ओनली रीजन. इसका मेजर रिलेवेंस जो है इट इज स्ट्रेटेजिक. कैसे? वी विल सी इट. मतलब साइन किसने किया है? इंडिया, UAE, सऊदी, यूरोपियन यूनियन एंड ऑब्वियसली US. कब हुआ है? G20 मीटिंग के टाइम पे हुआ है. सिग्निफिकेंस क्या है? इकोनॉमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक, एंड स्ट्रेटेजिक इज मोर इंपॉर्टेंट. देन कम्स द नेक्स्ट कि सर एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट क्या है. सी जैसे मैप दिख रहा है आपको, डोंट यू थिंक इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू कॉन्टिनेंट्स? इसके दो कॉरिडोर है, एक है ईस्ट कॉरिडोर और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर. ईस्ट कॉरिडोर क्या करेगा? इंडिया को मिडल ईस्ट से कनेक्ट करेगा. नाउ लिसन, इंडिया को मिडल ईस्ट से कनेक्ट करेगा. इंडिया, देन UAE, देन सऊदी, जॉर्डन, इजराइल, और यहां से वो आगे कनेक्ट होगा यूरोप को. दैट इटसेल्फ मींस इसके कितने ये है? दो कॉरिडोर, एक है ईस्ट कॉरिडोर और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर. ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकते हैं मैप के साथ, एंड दैट्स रीजन ये मैप मैंने हर इसमें इंक्लूड किया है जो कि न्यूज़पेपर से ही है. ना ईस्ट कॉरिडोर क्या है? इंडिया टू मिडल ईस्ट, और नॉर्दर्न कॉरिडोर है मिडल ईस्ट टू गल्फ टू यूरोप. कैसे कनेक्ट होगा? जाहिर है हो सके वहां शिप, रेल एंड एज वेल एज रोड कनेक्टिविटी. मतलब रेल, शिप, रोड कनेक्टिविटी ये सारा होगा. सिर्फ इतना ही होगा क्या? नहीं, इसके साथ साथ हाई स्पीड डेटा केबल भी ले किए जाएंगे. ना हाई स्पीड डेटा केबल का फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्टिविटी. नॉट ओनली दिस, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स होंगे, सो एक ग्रिड भी बनाया जा सकता है फ्यूचर में. नॉट ओनली दिस, हाइड्रोजन पाइपलाइन बनाने का भी प्रोजेक्ट में है. सो कैन आई सिंपली से ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि से इसमें पोर्ट्स कौन कौन से कनेक्टेड होने वाले हैं. ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ सकता है एज वेल एज मेंस में डिटेल में. नाउ लिसन, यहां पे मैंने अच्छा खासा टेबल में दिया हुआ है कि इंडिया से कौन से पोर्ट है? JNPT ऑब्वियसली, एंड गुजरात के पोर्ट मुंद्रा एज वेल एज कांडला पोर्ट. UAE से पोर्ट है फिजिया, जबेर अली एंड अबू धाबी. देन कम्स योर सऊदी अरेबिया, देन इट इज इजराइल, देन ग्रीस, इटली एंड फ्रांस. हर एक के पोर्ट्स आपको अटैच किए गए. बट जस्ट पोर्ट होंगे क्या? नहीं, मैंने पहले इसमें भी कहा था 2 मिनट पहले, पोर्ट के साथ साथ जहां पोर्ट नहीं वहां पे रेलवे कनेक्टिविटी भी होगी, वो भी यहां पे क्लियरली दी गई है. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये IMEC इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो सबसे पहला फायदा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ सभी को मिलेगी, सभी का फायदा होगा. इतना ही नहीं, जैसे हमने भारत में भी देखा है, जब रोड वाइडनिंग होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होता है, उस एरिया में इन्वेस्टमेंट अपने आप आना शुरू होती है. मतलब ये एरियाज में इन्वेस्टमेंट आना भी शुरू होगा. नॉट ओनली दिस, इससे और फायदा क्या होगा? एशिया और यूरोप, मतलब दो कॉन्टिनेंट, एक छोटा है लेकिन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट. एशिया एंड यूरोप, ये दो बड़े कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कमर्शियली भी कनेक्ट हो सकते हैं, सो कमर्शियल हब भी बन सकता है.
Not only this, it will facilitate the development and export of clean energy. आज दुनिया में हम बार बार बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, सो क्लीन एनर्जी के लिए भी ये फायदा होगा। इतना ही नहीं, इट विल सपोर्ट द एग्जिस्टिंग ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग सिनर्जीज। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना यू में से कि ऐसा क्यों सर? डोंट थिंक पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं, एक तो कोविड का क्राइसिस हुआ, दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर, तीसरा चाइना का एटीट्यूड। सो डोंट यू थिंक इसके वजह से एग्जिस्टिंग ट्रेड, सप्लाई चेन, फूड सिक्योरिटी बहुत इश्यू आ रहे थे। सो डोंट थिंक एग्जिस्टिंग ट्रेड, नए ऑप्शन तो होने चाहिए बट एग्जिस्टिंग भी तो कंटिन्यू होना चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए था। सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इससे और फायदा क्या होगा? इट विल स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी, बिकॉज जैसे मैंने अभी कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी का इशू हुआ है। सो डोंट यू थिंक कनेक्टिविटी से वो इशू भी काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा, कोविड के टाइम पे सप्लाई चेंज का इशू हुआ था, वो इशू भी हट जाएगा। नॉट ओनली दिस, ओवर डिपेंडेंस भी कम हो जाएगा चाइना के ऊपर का, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प फॉर एनर्जी ग्रिड। मतलब एनर्जी ग्रिड भी आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। नॉट ओनली दिस, टेलीकॉम के लाइंस भी ले कर सकते हैं फॉर एक्सेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, हर चीज का इसमें काम हो सकता है। सो डोंट यू थिंक ये एक ऐसा एडवांटेज होगा जिसमें अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो क्रॉस बॉर्डर एंड क्रॉस नेशनल नेटवर्क हो जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेटेजिकली भी सभी के लिए रिलेवेंट होगा। इट विल सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग रोड ट्रांसपोर्ट एंड अदर थिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग को सप्लीमेंट करेगा। मतलब कोई तो चाहता है इसे ऑल्टरनेटिव एग्जिस्टेंस को देने का। सो आई होप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए। सो ऑब्जेक्टिव्स काफी अच्छे हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्वेस्टमेंट होगा, कमर्शियल हब होंगे, कॉन्टिनेंट जोड़े जाएंगे, फूड सिक्योरिटी का इश्यू सॉर्ट आउट हो सकता है काफी हद तक, सप्लाई चेन स्ट्रांग हो सकते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग सिनर्जीज काफी हद तक ला सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अंडर सी केबल्स भी ले कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर टेलीकॉम, फॉर हाइड्रोजन पाइपिंग, सारी चीजें हो सकती है। सो इट इज बेनिफिशियल फॉर not only two continent, it's beneficial for entire world। कैसे? आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसका इंपैक्ट क्या होगा? क्या सिर्फ इकोनॉमिक है? मैंने कहा था नहीं, इट इज मोर और लेस जियोपॉलिटिकल ऑल्सो। मतलब इकोनॉमिक जितना रिलेवेंस है उतना ही रिलेवेंस इसका जियोपॉलिटिकल भी है, स्ट्रेटेजिकली की भी है। कैसे? आप बोलो या ना बोलो, ओपनली नहीं कहते आप, लेकिन आईएमएसी चाइना के बीआरआई को ऑल्टरनेटिव है। चाइना के ओवर एम्फेसिस या चाइना का ओवर डोमिनेंट नेचर, उसको एक ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश है। ये तो हमें एक्सेप्ट करना होगा, और फ्यूचर में ये प्रूव भी होगा अगर सक्सेसफुल हुआ तो। दूसरा, डोंट यू थिंक भारत को अगर कहीं व्यापार करना है सेंट्रल एशिया से या यूरोप से, तो एक कनेक्टिविटी होती है पाकिस्तान। बट क्या पाकिस्तान रिलायबल है? बहुत बड़ा क्वेश्चन, आप खुद आंसर करो। चलो ठीक है, एक बार पाकिस्तान को भी मना लेंगे। क्यों? बिकॉज वेस्ट अपने साथ है, यूएस है, वेस्ट है, तो वेस्ट शायद इन्फ्लुएंस करेगा पाकिस्तान को। बट आप में से कितने लोग हैं जो अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ये बहुत डिफिकल्ट आंसर है। सो डोंट थिंक हमें अगर यहां जाना होता था तो हमें पाकिस्तान अफगान ही क्रॉस करना है, बट उसके जगह पे अभी आपको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिला है कि जिसके थ्रू आप पाकिस्तान अफगान को बाईपास करके भी आपका ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी डिसरप्शन। बहुत सोच समझ के बोला, विदाउट एनी डिसरप्शन, बिकॉज रूट पे जो भी कंट्रीज है, एक एक करके बताता हूं। पहला है आपका यूएई, जो भारत का दोस्त है। सऊदी, भारत से अच्छे रिलेशन है। देन कम्स योर जॉर्डन, भारत के साथ अच्छे रिलेशन है, खराब नहीं है। इजराइल, बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत सुधर रहे। देन कम ग्रीस, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विजिट भी किया। देन इट इज इटली, काफी अच्छे रिलेशन है। फ्रांस, रफाल वगैरह परचेस किया तो रिलेशन अच्छे है। जर्मन, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोप। मतलब सारे देश ऐसे हैं जिसके साथ भारत के रिलेशन अच्छे हैं। मतलब ट्रेड के लिए विदाउट एनी डिसरप्शन ये रूट काफी बेहतर साबित होगा इंडिया के लिए। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये अफ्रीका क्यों लिखा है? मैंने कहा था कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए भी काम आएगा। कैसे?
डोंट यू थिंक ये रूट यहां से है, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? इट इज नथिंग बट अफ्रीका। सो अफ्रीका भी कनेक्ट करने के लिए रूट काफी काम आ सकता है। इतना ही नहीं, मिडल ईस्ट जो एक ऐसा एरिया है जहां पे अशांति बहुत रहती है, डोंट थिंक बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड बिकॉज ऑफ इट्स एंगेजमेंट, कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी बट पीस भी काफी हद तक बढ़ सकता है। मतलब मिडल ईस्ट अच्छी तरह से दुनिया के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, जिसका फायदा मिडल ईस्ट को भी होगा, कनेक्टिविटी को भी होगा, पीस, मतलब सभी के लिए फायदा है। तो जियोपॉलिटिकली एडवांटेज है, यस। ऑल्टरनेटिव टू चाइना, पाकिस्तान, अफगान को आप ये कर सकते हैं। अफ्रीका के लिए बेनिफिट्स है, हमारे लिए भी बेनिफिट है। मिडिल ईस्ट का स्ट्रेटेजिकली एंगेजमेंट हो सकता है और वहां पे शांति लाने के लिए काफी फायदा होगा। ये हो गया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक्स है, यस। अगर रास्ता अच्छा है तो मैंने पहले ही कहा कि ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ेगा तो क्या बढ़ता है? इंडस्ट्री बढ़ेगा। इंडस्ट्री बढ़ता है तो क्या होता है भाई? एम्प्लॉयमेंट आएगा एरिया में। हम देखते हैं ना, जैसे रोड वाइडनिंग होता है, एरिया के हाउसिंग के प्राइसेस बढ़ते हैं। क्यों? बिकॉज कनेक्टिविटी बढ़ती है, इंडस्ट्री आना शुरू करती है, तो एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, एनर्जी की नीड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी सिक्योरिटी का भी काम कर सकेगा ये। इतना ही नहीं, जो रिसोर्सेस अलग अलग जगह पे है उनको एक्सेस करना भी काफी आसान हो जाएगा। यस, कैन आई सिंपली से implication of IMSC are both geopolitical as well as economic। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेंस में या प्रीलिम्स में या इंटरव्यू में, आप अच्छी तरह से ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सर अगर इतना सिंपल है तो पहले क्यों नहीं किया? कुछ चैलेंज है? यस, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएमएसी के सामने चैलेंजेस क्या है, क्योंकि चैलेंजेस तो डेफिनेटली रहेंगे। यस, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट यू थिंक आप अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो भाई इसके लिए प्लानिंग भी तो जरूरी है। अभी तो सिर्फ बातचीत हुई है, डिस्कशन हुआ है, कंसेंसस हुआ है, एमओयू हुआ है। प्लान करना पड़ेगा बहुत बड़ा। लॉजिस्टिक की जरूरत रहेगी। लॉजिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थिंग। देन कम्स द नेक्स्ट, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आपको अगर इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले क्या लगता है? इट इज पैसा, मनी। सो ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी भाई? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे फाइनेंस कौन करेगा? ये भी रिलेवेंट है। तीसरा, क्या हर जगह पे कनेक्टिविटी है? कहा जाता है कि बहुत सारा वर्क ऑलरेडी हो चुका है, मतलब है ऑलरेडी, बट बहुत जगह पे नहीं भी है कनेक्टिविटी, तो वहां पे कनेक्टिविटी करना है, मतलब बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करना होगा आपको एंड प्लानिंग भी करना होगा। इतना ही नहीं, ये कॉरिडोर कहां से पास हो रहा है? हमने कहा इंडिया, यूएई, सऊदी एंड जॉर्डन एंड इजराइल। प्लीज, जो मैंने मार्क किया है जॉर्डन और इजराइल, डोंट यू थिंक यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं? सो इसके वजह से शायद जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हो सकते हैं जिसे आपको सॉल्व करना होगा। इतना ही नहीं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने इनिशिएट किया है वो ऑलरेडी 10th ईयर में आ चुका है। अगर उसने प्रॉब्लम फेस किए तो इसे भी तो आ सकते हैं। इतना ही नहीं, इटली, सऊदी अरेबिया, इटली, सऊदी एंड यूएई और ऑलरेडी पार्ट ऑफ बीआरआई है। तो भाई ऑलरेडी आप चाइना के साथ भी और यहां पे भी हो, तो शायद फ्यूचर में कुछ क्लैश हो सकता है या कुछ और चीजें हो सकती है। और पोटेंशियल अपोजिशन भी तो हो सकता है। कोई क्यों अपोज करेगा? आप कहोगे इतना सब कुछ अच्छा है। भाई अगर आप किसी का और का धंधा बंद कर रहे हो या कम कर रहे हो तो कंपटीशन तो होगी। सो कंपटीशन भी हो सकता है और अपोजिशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्ट का सुएज कैनल, डोंट यू थिंक इससे पहले ट्रेड कहां से जा रहा था? इजिप्ट का सुएज कैनल ना, डोंट यू थिंक आप उसे ही एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं? सो ऑब्वियसली हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सुएज कैनल का ट्रैफिक कम हो जाए, डिपेंडेंस कम हो जाए, जिससे उनका रेवेन्यू कम हो जाए, इससे उन्हें बुरा लगे, ये भी हो सकता है। सो ये सारे क्या है? चैलेंजेस है। नाउ लेट अस सी वन बाय वन चैलेंजेस के आंसर भी है क्या। क्या प्लानिंग और लॉजिस्टिक अच्छा कर सकते हैं? यस, क्योंकि वेस्ट के पास टेक्नोलॉजी और सारी चीजें हैं। दूसरा, कॉस्ट एंड फाइनेंसिंग, मैंने कहा है कॉस्ट इसका ज्यादा नहीं है, 3 बिलियन से 8 बिलियन एवरेज कहा गया पर प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। प्लीज, ये इनिशियल कॉस्ट है, आगे जाके ये बढ़ सकता है।
सो फाइनेंस का इसमें इश्यू आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज कंट्रीज इन्वॉल्व जो है वो यूरोप एंड मिडल ईस्ट की कंट्रीज, जिसके पास काफी पैसा है, एंड ऑब्वियसली यूएसए। तीसरा, कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन है भाई? यूएसए ऑलरेडी है, विच इज अ सुपर पावर। जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है, यस, बट डोंट यू थिंक इजराइल यूएसए के अंडर, मतलब वेस्ट के साथ ही रहेगा, और जॉर्डन को के साथ रिलेशन उनके भी अच्छे, तो उन्हें इन्फ्लुएंस करना इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। रही बात सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इटली, जो बीआरआई के पार्ट है, बट इटली ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम बीआरआई से क्विट करने वाले हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर इन्हें बेनिफिट लगा तो ये भी क्विट कर दे। एग्जिस्टिंग कंपटीशन, बट कंपटीशन को हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, वो भी इसका हिस्सा हो सकता है किसी और तरीके से। दैट इटसेल्फ मीन चैलेंजेस डेफिनेटली है आईएमएसी को, बट वो चैलेंजेस ओवरकम कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, क्या आईएमएसी का भारत को कोई फायदा है? यस, कहा जाता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो भारत को हो सकता है। कैसे? डोंट यू थिंक इंडिया का मेजॉरिटी ट्रेड, इंजीनियरिंग का ट्रेड किसके साथ होता है? मिडल ईस्ट के साथ। सो अगर ट्रांसपोर्ट फास्ट है, लॉजिस्टिक फास्ट है, फायदा किसे होगा? पहला, इंडिया को, मिडल ईस्ट के साथ ट्रेड। दूसरा, जहां जहां इंडिया के पोर्ट्स है, वही पोर्ट के आसपास ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के हब बना सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मतलब इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट्स होगा वो काफी सस्ते में, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एंड टाइम से होगा। टाइम से होगा तो ऑटोमेटिकली मनी भी सेव होगा। कहा जाता है इससे रूट कॉस्ट में नियरली 40% टाइम की बचत हो सकती है। सो ऑब्वियसली टाइम की बचत होगी तो ऑटोमेटिकली पैसे की भी बचत होगी। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं सोचता हूं ये दो पॉइंट है। दैट इज, फर्स्ट इज ऑल्टरनेटिव टू चाइना, बिकॉज चाइना का इंक्रीजिंग एग्रेसिवनेस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को पसंद नहीं आ रहा है, इसका उसका डेट स्ट्रेटेजी नहीं पसंद आ रहा है। सो दुनिया चाहती है ऑल्टरनेटिव टू चाइना, और दुनिया किसके तरफ देख रही है बार बार? इट इज नथिंग बट भारत की तरफ देख रही है। सो डोंट थिंक इट इज एन अपॉर्चुनिटी, प्लीज मैं अपॉर्चुनिटी यूज कर रहा हूं वर्ड, अपॉर्चुनिटी को आपको कन्वर्ट करना होगा सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू चाइना, क्योंकि इंडिया के पास वो सब कुछ है जो वो चाइना का ऑल्टरनेटिव बन सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, रिसोर्सेस हो, मैन पावर हो, टेक्नोलॉजी हो, एवरीथिंग। चंद्रयान मिशन भी रिसेंटली सक्सेसफुल हुआ है। सो इंडिया के पास वो सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस है ऑल्टरनेटिव टू चाइना, बट इट इज एन अपॉर्चुनिटी। इसको कन्वर्जन किसे करना होगा? भारत को करना होगा। इतना ही नहीं, दुनिया ये भी मानती है कि चाइना को इमीडिएटली कट करना इतना आसान नहीं है। क्यों? बिकॉज चाइना इटसेल्फ इज अ बिग मार्केट, ह्यूज मार्केट। सिर्फ सेमीकंडक्टर में ही हम 10 साल से पीछे चल रहे हैं। सो डोंट थिंक, शॉर्ट टर्म में अगर सेल्फ सफिशिएंसी लाना है तो चाइना +1 होना भी जरूरी है। मतलब चाइना में रखेंगे बिजनेस, बट +1 भी तो कोई चाहिए। तो ये +1 कौन हो सकता है? ये +1 में अगेन रिपीट कर रहा हूं, भारत को अपॉर्चुनिटी है। मतलब दुनिया किसके तरफ देख रहा है? अगेन भारत के तरफ। मतलब रोल किसका बढ़ रहा है? इंडिया का रोल बढ़ रहा है। सो वेदर यू आर ऑल्टरनेटिव और +1, दोनों तरीके से आपको स्ट्रेटेजिकली फायदा है। दैट इटसेल्फ कि आज इंडिया नो डाउट 3.7 ट्रिलियन है, +1 3.7, बट चाइना याद रखो 18 ट्रिलियन है। एंड ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ताकत ही ताकत का रिस्पेक्ट करती है। सो इंडिया को अगर चाइना को आंसर देना है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी है जिससे ये 323 भी कन्वर्ट हो सकता है, नॉट इन 1 ईयर बट एटलीस्ट इन 30 ईयर्स। बस इसीलिए सभी को काम करना होगा। सो कैन आई सिंपली से इट्स अ गेम चेंजर फॉर इंडिया? यस। किसके लिए? इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी होगा, टाइम बचेगा, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया के हब बना सकते हैं पोर्ट्स के पास, एंड नॉट ओनली दिस, हमारे डिलीवरी भी जो है वो काफी आसानी से हो सकती है। सो इट इज गेम चेंजर, यस, जियोपॉलिटिकली एज वेल एज जियो इकोनॉमिकली। नेक्स्ट कम द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या सिर्फ भारत का ही फायदा है? नहीं भाई, अगर भारत का ही फायदा है तो बाकी के लोग क्यों हाथ लेंगे? यूरोप क्यों करेगा? सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज आर मोस्टली ट्रेडिंग कंट्रीज, एक। दूसरा, वो कोई भी कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेगा, अपना फायदा देखेगा। सो यूरोप क्यों अपना साथ दे रहा है? बिकॉज यूरोप इटसेल्फ चाहता है ग्लोबल गेटवे। किस लिए? क्योंकि यूरोप चाहता है कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी।
एंड दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी रिस्किंग, मतलब फ्यूचर देख रहा है वो क्या, कि यूरोप प्लीज इंडिया और चाइना, या इंडिया और चाइना, अगर आप देखेंगे मैंने कहा था इंडिया चाइना का ट्रेड है 100 बिलियन प्लस, 100 बिलियन प्लस, एक्चुअल फिगर इज मोर देन 120, बट यूरोप और चाइना, ईयू और चाइना का जो है वो इट इज अराउंड 700 बिलियन प्लस, मतलब इंडिया से काफी बड़ा है, 7 टाइम्स। बट चाइना का एटीट्यूड, मैंने कहा कि एग्रेसिवनेस, जिसकी वजह से ईयू खुश नहीं है। सो वो क्या चाहते हैं, धीरे धीरे चाइना से डीकपलिंग करना है, डी रिस्किंग करना है, ऑल्टरनेटिव टू चाइना इन ट्रेड एज वेल एज इकोनॉमिक मैटर। बट वो एक दिन में होगा क्या, नहीं। मतलब यूरोप क्या चाहता है कि भाई हमें भी ऑल्टरनेटिव चाहिए, किसको, चाइना को। तो चाइना को ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो कौन ऑल्टरनेटिव, अगेन इंडिया मिडल ईस्ट अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले 1.5 साल से जो चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, डोंट थिंक इससे बहुत चीजें पता चली है क्या, कुछ लिमिट्स पता चले हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। सी, रशिया और जर्मन के रिलेशन अच्छे थे बिकॉज रशिया गैस सप्लाई करता था जर्मन को, बट बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर इंटरडिपेंडेंस काफी हद तक हर्ट हो चुका है। तो इससे और चीजें भी पता चली है कि डेमोक्रेटिक कंट्री और ऑथोरिटेरियन कंट्रीज, इनके वैल्यूज अगर अलग होंगे, विजन अलग होंगी, अगर ये एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो इश्यूज तो आना ही है। इसलिए आपको ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ है। एंड ये भी यूरोप का इसमें एक फायदा है कि रशिया को बाईपास करो, चाइना को, और सीधा ट्रेड आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। सो ये सारे फैक्टर पॉजिटिव्स है क्या, ये सारे फैक्टर पॉजिटिव्स है, बट दैट डज नॉट मीन चाइना का रोल इमीडिएटली खत्म होगा, जैसे मैंने पहले कहा है। बिकॉज मीडियम टर्म या स्मॉल टर्म में सेल्फ सफिशिएंसी लाना इतना आसान नहीं है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, इवन फॉर यूरोप ऑल्सो। सो ये बट भी उतना इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो यूरोपियन यूनियन का भी फायदा है, यस यूरोप का भी फायदा है, दैट्स रीजन दे आर सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट। देन कम्स द नेक्स्ट, कि सर ये आईएमएसी को अपने बीआरआई का टाइटल दिया था, ये बीआरआई और इसमें क्या क्लैश है। उससे पहले जानते हैं बीआरआई है क्या। नाउ लिसन केयरफुली, बीआरआई ये चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने अनाउंस किया था 2013 में। मोर देन 100 कंट्रीज, अगर एक्यूरेट लेना है तो 150 से भी ज्यादा कंट्रीज है जिन्होंने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया है, किस बारे में, अगेन सेम, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, ट्रेड, ऑल कनेक्टिविटी। इससे क्या करना है चाइना को, चाइना दिखाता है कि उसे ट्रेड प्रमोट करना है, कनेक्टिविटी, बट उसका एक एजेंडा ये भी है कि चाइनीज करेंसी रिनबी को इंटरनेशनलाइज करना। बिकॉज यूएस का हेजेमनी क्यों है, उसका एक कारण मैंने कहा, एक कारण है यूएस का डॉलर। सो अगर यूएस को हिट करना है, चाइना नंबर 2 पे है, उसे नंबर 1 बनना है, तो एक है इसको हिट करो, तो इसको हिट करना है तो दुनिया को ऑल्टरनेटिव देना होगा। सो ऑल्टरनेटिव विल बी चाइनीज रिनबी करेंसी, चाइनीज करेंसी। दिखता कैसा मैप में है, ये है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। प्लीज ये काफी बड़ा है कंपेयर टू आईएमएसी। अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरह से हर जगह से कनेक्ट कर रहा है सारे पोर्ट्स को। मतलब चाइना लिटरली दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, दुनिया को डोमिनेट, मैंने कहा बिकॉज चाइना नोस कि अब जो ट्रेड पे राज करेगा, जो समंदर पे राज करेगा, वही दुनिया पे राज कर सकता है। चाइना रूल बेस्ड ऑर्डर में बिलीव करता है क्या, आप डिसाइड करो, बिहेवियर आपको समझ में आएगा। सो ऑब्वियसली अगर चाइना ट्रेड रूट्स कनेक्ट करता है, कंट्रीज में अपनी एंट्री करती है, तो डेफिनेटली उसकी सत्ता वहां पे एस्टैब्लिश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कर सकते हैं। ये हुआ आपका बीआरआई। नाउ लेट अस सी दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों के मैप्स मैंने सामने रखे हैं ना, इससे एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि बीआरआई लिटरली देखोगे तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट दिखता है, उसके कंपैरेटिव में आईएमएसी या कंपैरेटिवली छोटा प्रोजेक्ट दिखता है। बट छोटा है डज दैट मीन इनसिग्निफिकेंट है, लेस कॉम्पिटेंट है, ऐसा नहीं। प्लीज ये दोनों मैप को ठीक तरह से देखो, मैप्स आर नॉट एक्यूरेट, दे आर जस्ट फॉर एग्जांपल। ना दोनों में क्या डिफरेंस है, बीआरआई एज वेल एज आईएमएसी, अब देखते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जैसे मैंने कहा, किसने इनिशिएट किया है, चाइना ने इनिशिएट किया है, शी जिनपिंग ने 2013 में।
इसको ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं। ये जस्ट अनाउंस हुआ है 2023, मतलब ऑलरेडी 10 साल पीछे चल रहा है, मतलब चाइना ऑलरेडी बहुत आगे है। हाँ, एक बात है कि दोनों भी मेगा प्रोजेक्ट है, यस, बट अगर स्केल में देखोगे तो चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, यू कैन चेक इट आउट। चाइना का प्रोजेक्ट काफी बड़ा है कंपेयर टू आईएमएसी, बट डज दैट मीन ये इनसिग्निफिकेंट है? नहीं। लिसन, इतना ही नहीं, बीआरआई में बहुत ऐसी कंट्रीज है जो आईएमएसी का भी पार्ट है, फॉर एग्जांपल इटली, सऊदी, यूएई। तो ये भी तो आगे जाके क्लैश हो सकता है। नो डाउट इटली ने अनाउंस किया है कि वो बीआरआई से बाहर आने वाला है। डज दैट मीन चाइना का सब कुछ अच्छा ही है बीआरआई? नहीं, बहुत सारी जगह है जहां चाइना लैक करता है। कहां पे? चाइना का जो प्लानिंग है वो सेंट्रल प्लानिंग है। प्लीज लिसन केयरफुली, प्लानिंग कहां से है? सेंट्रल, मतलब सब कुछ आप किसके लिए सोचते हैं? सिर्फ चाइना मन में रख के, मतलब चाइना का इंटरेस्ट प्रोमिनेंट, उसके बाद आपके सबऑर्डिनेट। मतलब क्या? चाइना, चाइनीज पीपल, चाइनीज पार्टी, चाइनीज जीडीपी, इसके बारे में आप सोचोगे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का फायदा भी किसे? चाइना का। जॉब अपॉर्चुनिटी भी किसे? चाइना को। फाइनेंशियल फायदा भी किसे? चाइना को। तो भाई जो लोकल कंट्रीज है उनको क्या मिलेगा? उनको मिला डेट ट्रैप, और इसका बेस्ट एग्जांपल है श्रीलंका। चाइना ने इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको पैसे तो दिए, लोन दिया, काफी सारा अच्छा दिखाया आपको फ्यूचर, बट एंड में क्या हुआ कि श्रीलंका की हालत हम खुद देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। मतलब चाइना एक साहूकार के जैसा है जो डेट ट्रैप में बाकी कंट्रीज उसके ट्रैप में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आज चाइना खुद डिक्लाइन फेज में है। प्लीज, उसके बारे में मैंने काफी अच्छा वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। सो चाइना इटसेल्फ इज फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज। मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सामने अब बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका है 10 साल के बाद कि आगे कितना कंटिन्यू होगा। अब कंपेयर करो इससे आईएमसी को। क्या ये सेंट्रलाइज प्लानिंग में बिलीव करता है? नहीं, ये बिलीव करता है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में। मतलब प्लानिंग कैसे चाहता है? ये डिसेंट्रलाइज। दूसरा, चाइना खुद के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा देना चाहता है। ये क्या कहता है? नहीं भाई, लोकल्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, चाइना अगर लोन क्लियर नहीं हुआ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोवेर्निटी को ट्रैप करने की कोशिश करता है। यहां सोवेर्निटी और कल्चर का रिस्पेक्ट किया जाएगा। कहा जा गया कि सिविलाइजेशन एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। सो कंपेयर टू बीआरआई, डोंट यू थिंक आईएमएससी काफी हद तक अच्छा है? इतना ही नहीं, जो प्रॉब्लम चाइना को आया है बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल प्लानिंग, वो बीआर आईएमएससी को नहीं आएगा। दूसरा, बीआरआई के सामने प्रॉब्लम क्या आया? चाइना अकेला ही डिसाइड करेगा तो अकेला ही पैसा देगा, बट अकेला ही पैसा देगा तो उसका भी तो लिमिट है। वो लिमिट चाइना का आज दिख रहा है, वो पैसे का लिमिट आईएमएसी में नहीं है। क्यों? बिकॉज यूएसए, यूरोप, मिडल ईस्ट, सऊदी, यूएई सारे रिच कंट्रीज है, भारत के पास भी बहुत रिसोर्सेस है। सो यहाँ पे फाइनेंशियल इशू आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो आईएमएसी दिखने में छोटा प्रोजेक्ट लगता है कंपेयर टू चाइना इन स्केल, बट इसके सक्सेस होने के चांसेस अगर सही तरह से इंप्लीमेंट किए तो काफी ज्यादा है। देन कम्स द नेक्स्ट, इसका कंक्लूजन क्या है? ना लिसन, यहां पे मैंने 3 मैप इंट्रोड्यूस कर दिया। आपने कहा कि आज का लेक्चर पूरा मैप पे जा रहा है, यस, क्योंकि मैप के थ्रू काफी सिंपल हो जाएगा। मैप आपको भी ड्रॉ करना है मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं टू फाइंड आउट द लोकेशंस, जो लोकेशंस मार्क किए गए। नाउ लिसन केयरफुली, दुनिया में जो सारे कंट्रीज है वो क्या करना चाहते हैं? अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना चाहते हैं। नथिंग रॉन्ग इन इट। सो नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना है मतलब मुझे मेरा फायदा भी देखना है, मतलब मुझे ट्रेड करना है, बिकॉज नो वन इज सेल्फ सफिशिएंट। सो ट्रेड करना है तो क्या करना था? लिसन केयरफुली, जो यूरोप के कंट्रीज से पहले कहां से आते थे? इंडिया में आना था तो उन्हें इस तरह से आना पड़ता था, बट बिकॉज ऑफ सुएज उनका काफी डिस्टेंस कम हो गया। यस, बिकॉज ऑफ सुएज कैनल काफी डिस्टेंस कम हो गया। इतना ही नहीं, इसका बेनिफिट यूएसए को भी हो गया। मैंने कहा है जो समुद्र पे राज करता है वो दुनिया पे राज आसानी से कर सकता है। राज मतलब ना डायरेक्टली हेजेमनी। और चाइना ने ये जान लिया, दैट्स रीजन चाइना ने 2013 में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया बीआरआई। बट बीआरआई के हमने पॉजिटिव्स भी देखे और नेगेटिव्स, एंड ड्यू टू चाइनाज
एग्रेसिवनेस वेस्ट चाहता है उससे डी रिस्क करना, डीकपलिंग करना। चाइना यूएस को जो चैलेंज कर रहा है, यूएस चाइना का जो फ्रिक्शन चल रहा है, उसी का एक नतीजा आईएमएससी भी है। एक कारण उसका, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि वही कारण है। सो डोंट थिंक जो बीआरआई के थ्रू चाइना जो अचीव करना चाहता है, वही अभी बीआरआई को ऑल्टरनेट देके कौन कर रहा है, वही ऑल्टरनेटिव कौन चाह रहा है अभी, आईएमएससी। मतलब आईएमएससी क्या करेगा, एक कनेक्टिविटी तैयार कर दिया विच विल बी ऑल्टरनेटिव फॉर बीआरआई। So in long term, which one will success? Time will tell. But definitely it is one of the good step which is beneficial not only for USA, Western, Middle East, but it's a game changer for India if India decides and work on its opportunity, then it will be a definitely India के लिए एक बड़ा चांस है to become a super power. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।